हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुदारवाद कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे। ये अपना 10th लेक्चर है। इससे पहले हम 9 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। राजेश विजय सर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है उसके ऊपर अपने ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो देखिए अनुदारवाद के ऊपर इस बुक में क्या क्या दिया गया है। अनुदारवाद का अर्थ रूढ़िवाद का पर्याय अनुदारवाद भी है तथा इससे दक्षिणपंथी वाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि दक्षिणपंथी इसे उदारवादी और समाजवादी से भिन्न मानते हैं। ठीक है, रूढ़िवाद का पर्याय क्या है? अनुदारवादी भी है तथा दक्षिणपंथी वाद भी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि क्या है, दक्षिणपंथी इसे क्या कहते हैं? उदारवादी और समाजवादी से भिन्न। रूढ़िवाद को कट्टरवाद कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंसात्मक माध्यम का समर्थन नहीं है। अनुदारवाद राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं, जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद की दृष्टि से हैं, का अनुकरण तार्किक या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रगनुभव के आधार पर करती है। ये क्या कह रहे हैं? देखिए, जो रूढ़िवाद है वो उसे कट्टर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था है उसका हिंसात्मक माध्यम से समर्थन नहीं करती है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उनका अनुकरण तार्किक व वैज्ञानिक स्थान पर हो, न कि केवल आस्था के आधार पर। ठीक है, यह सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती हैं। यह विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों को, संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करती है। यह विचारधारा क्या करती है भाई? जो आजमाए हुए, जो पहले यूज़ किए गए हैं, उन विचारों और संस्थाओं को आजमाने या बनाए रखने की समर्थन करती है, ना कि जो बिल्कुल ही हमने पहले यूज़ नहीं किए हुए हैं उन विचारों को लाने की। ठीक है, जो पहले यूज़ हैं उन विचारों और संस्थाओं को कायम रखने की बेसिकली ये बात करती है। शास्त्रीय अनुदारवाद परिवर्तन का विरोध तो सीधे साधे नहीं करता, किंतु क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करता है। शास्त्रीय उदारवाद क्या है भाई? जो क्या करता है? परिवर्तन का विरोध तो सीधे साधे नहीं करता, लेकिन जो क्रांतिकारी परिवर्तन है उनका विरोध करता है। अनुदारवाद की धारणा उदारवाद तथा समाजवाद की धारणा का विरोध करती है। जो अनुदारवाद की धारणा है वो क्या करती है भाई? उदारवाद व समाजवाद की धारणा का विरोध करती है। अनुदारवाद कंजर्वेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंजर्व से हुई है, जिसका अर्थ है रक्षा करना या सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना, तथा फ्रेंच शब्द कंजर्वेटर से हुई है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में आई थी के बाद फ्रांस में इस विचारधारा का विकास हुआ था। अनुदारवाद विचारधारा साधारणतः दक्षिणपंथी विचारधारा का राजनीति में समर्थन करती है। यह विचारधारा व्यक्तिगत संपत्ति, आत्मनिर्भरता तथा व्यक्तिवाद का समर्थन करती है। अनुदारवादी विचारधारा दंडात्मक न्याय व्यवस्था का समर्थन करती है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग इस विचारधारा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। अनुदारवादी विचारधारा क्या है? दंडात्मक न्याय या व्यवस्था का समर्थन करती है। साथ ही साथ क्या है? अल्पसंख्यक जो वर्ग है इस विचारधारा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐतिहासिक विकास देखिए, रूढ़िवादी विचारों का आधार अरस्तू के विचारों में ही
अरस्तू के विचारों में भी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने परंपराओं पर अत्यधिक महत्व दिया और पुरुषों व महिलाओं के बीच विषमताओं को स्वाभाविक माना। रूढ़िवादी विचार जो थे उन्होंने वो क्या है, अरस्तू के विचारों में ही पहले से ही देखे जा सकते हैं, जिन्होंने परंपराओं पर अत्यधिक महत्व दिया था और पुरुषों और महिलाओं के विषमताओं को स्वाभाविक माना था। अनुदारवाद के बीज 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में देखने को मिलते हैं। एंग्लो अमेरिकी समूह एडमबर्ग को अनुदारवादी विचारधारा का पिता मानता है। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था। ठीक है, जब बर्ग थे उन्होंने क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था। इन्हें क्या कहा जाता है, अनुदार विचारधारा का पिता कहा जाता है। बर्ग ने अपनी रचना रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790 में जो आई थी, फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। इनके अनुसार राज्य कोई चाय या कॉफ़ी की मशीन नहीं है जिसे इच्छा के अनुसार बदल दिया जाए, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच का समझौता है। यह विज्ञानों में विज्ञान है तथा कलाओं में कला है, किंतु अमेरिकी क्रांति के कुछ लक्ष्यों का इन्होंने समर्थन किया है और फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था। रूढ़िवाद एक तुलनात्मक शब्द है, क्योंकि ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्ला खुमैनी को भी रूढ़िवादी कहा जाता है, जिन्होंने ईरान में धर्मतंत्र की स्थापना का सैद्धांतिक समर्थन किया। एडमबर्ग के अनुसार व्यक्ति यह समझने में असमर्थ है कि उत्तराधिकार में मिली हुई बहुत सी चीज़ें व्यक्ति के सोचने या समझने की क्रियाओं को प्रभावित करती है, इसीलिए समाज का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने का प्रयास व्यर्थ है। ये कौन कह रहे हैं, बर्ग कह रहे हैं कि व्यक्ति यह समझने में असमर्थ है कि जो उत्तराधिकार में से वस्तुएं मिली हैं, उत्तराधिकार में मिली हुई जो चीज़ें हैं वे व्यक्ति को सोचने और समझने की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसलिए समाज का वस्तुनिष्ठ रूप में मूल्यांकन करने का प्रयास करना क्या है, व्यर्थ है। इंग्लैंड में अनुदारवाद के समर्थकों में सबसे प्रमुखता से टोरी पार्टी को याद किया जाता है। 19वीं सदी में इंग्लैंड में पारंपरिक भूस्वामियों तथा उद्योगपतियों ने मिलकर अनुदार पार्टी का गठन किया। इंग्लैंड में इसे टोरी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। रूढ़िवाद के मूल अवयव देखें। परंपराओं में विश्वास। रूढ़िवादी समाज में विद्यमान परंपराओं, प्रथाओं एवं संस्थाओं को अत्यधिक सम्मान देते हैं। इनके अनुसार जिस प्रकार ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर इसे विश्व का निर्माण किया गया, ठीक उसी प्रकार इसे मानवीय समाज का भी निर्माण किया गया है, यह एडमबर्ग का मानना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बर्ग कि जिस प्रकार रूढ़िवादी समाज में क्या कह रहे हैं भाई, रूढ़िवादी समाज में विद्यमान परंपराएं, प्रथाएं एवं संस्थाओं को अत्यधिक यह सम्मान देते हैं। इनके अनुसार क्या है भाई, ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर इस विश्व का निर्माण किया गया, ठीक उसी प्रकार मानवीय समाज का भी निर्माण किया गया है। यह कौन कह रहे हैं, एडमबर्ग कह रहे हैं। परंपरावादी बुद्धि और विवेक के विरोधी नहीं है, आपूर्ति यह परंपराओं को भी सदियों के विवेक के रूप में चित्रित करते हैं। इनके और व्यक्ति के विवेक आधा और अधूरा है, इसीलिए परंपरावादी उदारवादियों से अलग हैं, जो व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं और परंपराओं को अस्वीकार करते हैं। यानी उदारवाद से अलग है, विवेक को पूर्णतः नकारते नहीं है, बल्कि यही कहते हैं कि परंपराएं जो बहुत सालों का विवेक है उन्हीं का परिणाम है। मानवीय अपूर्णता देखिए, इनके अनुसार मानव मनोवैज्ञानिक रूप में सीमित और निर्भर होता है।
समाज के साथ रहता है, जिसमें सुरक्षा और संबंध की भावना विद्यमान होती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इनके अनुसार नैतिक रूप में मानव अपूर्ण है, अतः रूढ़िवादियों ने होब्स की भांति मानव को अपूर्ण स्वभाव को स्वीकार किया। इसलिए ब्रिटेन के राजनीतिक शास्त्री माइकल ऑक्सफोर्ड ने परंपरा, अनुभव और इतिहास को अत्यधिक महत्व दिया, जो असीमित बाउंडनेस एंड बॉटमनेस है। ठीक। इनके अनुसार क्रांति के द्वारा जो व्यक्ति के अधिकारों का विचार दिया गया है, इनके अनुसार क्रांतियों के द्वारा जो व्यक्ति के अधिकार का विचार दिया गया है, उससे सामाजिक व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई है। ठीक है। आंगिक समुदाय देखिए, इनके अनुसार अणुवादी समाज की यह मान्यता अव्यावहारिक है, जो उदारवादी मानते हैं। इनके अनुसार परिवार, समुदाय और राष्ट्र का सदस्य होता है। समूह के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इनके अंदर समाज एक मानवीय शरीर की भांति कार्य करता है, जिसका अपना दिमाग, शरीर और हृदय भी होता है। परंतु शरीर के ये अंग तभी महत्वपूर्ण है जब समूचे शरीर के भाग के रूप में कार्य करते हैं। अतः समाज को यंत्र की भांति नहीं समझा जा सकता, जैसा कि उदारवादी बताते हैं। इसीलिए रूढ़िवादी उदारवादियों से अलग है। सत्ता और अधिक्रमता का समर्थन देखिए, इनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था में क्षमता और प्रतिभा के अनुसार अधिक्रमता विद्यमान होती है और आंगिक समाज में यह विषमता स्वाभाविक है। एडम बर्ग ने प्राकृतिक कुलीन तंत्र का विचार दिया। इनके अनुसार शरीर के अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज में भी प्रत्येक वर्ग के कार्य अलग अलग होते हैं और समाज में विद्यमान इस विषमता का अभिप्राय यह है कि शासन सत्ता का सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार परिवार में बच्चे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। संपत्ति, रूढ़िवादी संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करते हैं, इसीलिए समाज को महत्व देने के कारण भी ये समाजवादियों से अलग हैं। इनके अनुसार संपत्ति का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लाभ है, क्योंकि संपत्ति से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है तथा समाज में उसे सम्मान भी प्राप्त होता है। और संपत्ति व्यक्ति को व्यक्तित्व का ही विस्तार है। घर को व्यक्ति व निजी साधन और स्वामित्व मानते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? संपत्ति का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लाभ है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है, समाज में उसे सम्मान प्राप्त होता है और संपत्ति व्यक्ति का व्यक्तित्व का ही विस्तार है। घर को व्यक्ति का निजी साधन व स्वामित्व मानते हैं। रूढ़िवाद के प्रकार देखें, सत्तावादी या अधिनायकवादी रूढ़िवाद। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अधिनायकवादी शासन के सबसे प्रबल समर्थक जोसेफ डी मेस्त्रे थे, जिन्होंने राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि यह समाज दो विचारों से संचालित होता है, पहला सिंहासन और दूसरा परिवर्तन। रूस के जार निकोलस सेकंड ने भी राजतंत्र और राष्ट्रवाद का समर्थन किया तथा वर्ष 1839 में लुइस नेपोलियन ने भी शासन पर अधिनायकवादी नियंत्रण कर लिया। पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी देखिए, पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी का अभिप्राय, जिस प्रकार पिता का नियंत्रण परिवार पर होता है, ठीक उसी प्रकार शासन का नियंत्रण समाज पर होना चाहिए। पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी के दो भाग हैं, एक राष्ट्र रूढ़िवादी ईसाई लोकतंत्र।
एक राष्ट्र रूढ़िवादी देखिए, एक राष्ट्र रूढ़िवादी का विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसराइल द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की प्रधानता की बजाय सामाजिक दायित्व पर अत्यधिक बल दिया। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में दो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, पहला अमीरों का राष्ट्र, दूसरा गरीबों का राष्ट्र। इन्होंने समाज में संपत्तिशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों को के अत्यधिक सामाजिक दायित्व, जिनके प्रयासों से ब्रिटेन एक राष्ट्र बना रहेगा। इनके समाज में संपत्तिशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों के अत्यधिक सामाजिक दायित्व हैं, जिनके प्रयासों से ब्रिटेन एक राष्ट्र बना रहेगा। यही विचार लॉर्ड रोडोल्फ चर्चिल ने टोरी लोकतंत्र के रूप में वर्णित किया। अतः रूढ़िवादियों ने व्यक्तिवाद और समाजवाद के लिए नए संतुलन के निर्माण का प्रयास किया है। हेराल्ड मैकमिलन ने अपनी रचना द मिडिल वे 1938 में पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित करने पर बल दिया। ईसाई लोकतंत्र, ईसाई धर्म को की कैथोलिक मान्यता को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ मिलाने का प्रयास किया गया है तथा जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण किया गया तथा इटली में भी इस दल का गठन किया गया। इन्होंने प्रतिस्पर्धा, कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जैसे व्यक्तिवादी विचारों को भी स्वीकार किया, परंतु सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर सर्वाधिक बल प्रदान किया और चर्च द्वारा व्यावसायिक समूह को साथ लेकर सामाजिक सहभागिता का नारा दिया। अतः इन्होंने लोकतंत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण किया और ईसाई धर्म से सामाजिक दायित्व को स्वीकार किया। तंत्रवादी, रूढ़िवादी या स्वतंत्र दक्षिणपंथवाद। रूढ़िवादी सामाजिक रूप में संस्कृति और राष्ट्रवाद के संरक्षक हैं, जबकि आर्थिक रूप में बाजारवादी व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि रूढ़िवाद को नव दक्षिणपंथवाद भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणपंथ का अभिप्राय भी परंपराओं और प्रथाओं का समर्थन करना है। इसीलिए नव दक्षिणपंथवादी बाजारवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, जिन्होंने राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोध किया तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पुनः बल दिया। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने नव दक्षिणपंथवाद विचारों का समर्थन किया। यद्यपि नव दक्षिणपंथवाद विचारों में अनेक प्रकार के मतभेद और मतांतर विद्यमान हैं, मतभेद और मतांतर हैं। इसीलिए सर रोजर स्क्रैटन ने कहा कि दक्षिणपंथवाद में मुक्त बाजार के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि नोजिक और फ्रीडमैन जैसे दक्षिणपंथवादी बाजारवादी व्यवस्था के पूर्ण समर्थक हैं। एंड्रू ग्रैम्बल ने मार्गरेट थैचर के विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ शक्तिशाली राज्य का विचार है। एक अनुदारवाद, वन नेशन कंजर्वेटिज्म का प्रवर्तक बेंजामिन डिसराइल को माना जाता है। ठीक है, वन नेशन कंजर्वेटिज्म का वन नेशन कंजर्वेटिज्म को विचारक किसे माना जाता है? प्रवर्तक बेंजामिन डिसराइल को। यूरोप में अनुदारवाद का समर्थन मुख्यतः कैथोलिक दलों का उदय 19वीं तथा 20वीं सदी में हुआ। यूरोप में अनुदारवाद का समर्थन मुख्यतः कैथोलिक दलों
जिनका उदय कब हुआ था, 19वीं और 20वीं सदी में हुआ था, के द्वारा किया गया था। यह वर्ग बाजार आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है। अमेरिका में इस विचार का समर्थन रिपब्लिक पार्टी के द्वारा किया गया, जिसके समर्थकों में रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब निष्कर्ष देखिए इस चैप्टर का। रूढ़िवादी विचारधारा समकालीन विश्व में रूढ़िवादी विचारधारा समकालीन विश्व में उदारवाद विचारधारा के अनंत निकट आ गई है, क्योंकि व्यक्तिवाद और समाज और बाजारवाद को स्वीकार कर लिया गया है, परंतु सामाजिक व्यवस्था और उत्तरदायित्व पर इनका अत्यधिक बल है। क्या कह रहे हैं निष्कर्ष में कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है वह समकालीन विश्व में उदारवाद विचारधारा के अनंत निकट आ गई है। ठीक है, किसके निकट आ गई है? उदारवादी विचारधारा के अत्यंत निकट आ गई है रूढ़िवादी विचारधारा, क्योंकि व्यक्तिवाद और बाजारवाद को भी स्वीकार कर लिया गया है, परंतु सामाजिक व्यवस्था और उत्तरदायित्व पर इनका अत्यधिक बल है अभी भी। तो अपना ये 10th लेक्चर अनुदारवाद भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।